हाय गाइस, दिस इज अजय फ्रॉम हाईटेक सुपरफास्ट इंग्लिश और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ केस। गाइस, आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि गाइस इस टॉपिक को आप पूरा देखें और इसे समझने की कोशिश करें। चलिए शुरू करते हैं गाइस। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से 3 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन है आपका, ही इज़ ए स्टूडेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ही आपका एक प्रोनाउन है जिसे इस सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है, राइट। ही के अलावा अपने पास 3 और प्रोनाउन है, ही इज, हिम और हिमसेल्फ। तब आपको बताना है कि इस सेंटेंस में यानी कि यहां पर ही के बदले ही इज, हिम या हिमसेल्फ क्यों नहीं हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है, इट इज मी या इट इज आई। इट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है या सब्जेक्टिव केस का। थर्ड क्वेश्चन है, लेट के बाद अस आएगा यानी ऑब्जेक्टिव केस आएगा या फिर सब्जेक्टिव केस। गाइज ये सभी चीजें केस बताता है कि आपको कहां पर कौन सा सब्जेक्ट यूज करना है, तो इसीलिए इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर केस की बात करें तो केस मेन 3 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर आप ओल्ड ग्रामर पढ़ेंगे तो उसमें आपको 5 केसेस पढ़ने को मिल जाएंगे। पहला है आपका नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, दूसरा है आपका ऑब्जेक्टिव या एग्जीक्यूटिव केस, थर्ड है आपका पोसेसिव या जेनेटिव केस, फोर्थ है आपका डेटिव और फिफ्थ है आपका वोकेटिव केस। गाइज मैं आपको यहाँ पर 5 केस को पढ़ाने वाला हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। केस शुरू करने से पहले आपको यह समझना होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। सेंटेंस लेते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। ही गेव हिज टीचर एन एप्पल। इस सेंटेंस में ही आपका एक सब्जेक्ट है और टीचर और एप्पल ये दोनों ही आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक सब्जेक्ट है और 2 ऑब्जेक्ट है। आपको कैसे पता लगेगा कि किसी वाक्य में कितने सब्जेक्ट हैं और कितने ऑब्जेक्ट हैं? तो मेरे भाई मैं आपको एक वर्ड बता रहा हूं, आपको क्या करना है उसी से आपको पता चलेगा कि इस सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट है। आपको क्या करना है, हु से आपको क्वेश्चन पूछना है। हु का मतलब होता है कौन या किसने। आपको हु लगाना है और वर्ब लगाना है, ये वर्ब लगाना है और उससे क्वेश्चन जब आप पूछेंगे तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे हु गेव यानी किसने दिया, तो आंसर आपको मिलेगा ही यानी कि वह, तो वह आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? अब आपको पता करना है कि ऑब्जेक्ट कितने हैं, ऑब्जेक्ट कौन कौन सा है। तो आपको ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हुम से क्वेश्चन पूछना है। तो हुम से जब आपको हुम से और व्हाट से क्वेश्चन आप पूछेंगे तो आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे हुम गिव यानी कि किसको दिया, तो टीचर को दिया, तो टीचर आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया। क्या दिया, एप्पल दिया, ये आपका एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आया गाइस? अब आपको समझना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, जब कोई चीज यानी कि जो लेने वाला होता है यानी कि जो रिसीवर होता है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, रिसीवर। और जिस चीज को दिया जाता है वो हो जाता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया गाइस? नहीं समझ में आया तो चलिए मैं आपको यहां पर मैं समझा दे रहा हूं। देखिए समझिए, दूसरा एग्जांपल है, वी गेव ए बोन टू आवर डॉग। अब इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है, समझिए, वी गेव आवर डॉग ए बोन, दोनों तरीका से लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे, अब आपको क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट गिव। पहले मैंने बताया व्हाट गिव, तो आपको पता चलेगा कि बोन दिया गया, बोन दिया गया, बोन दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और रिसीव इसे कौन कर रहा है, तो डॉग कर रहा है भाई, डॉग कर रहा है, तो डॉग आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर देखते हैं, वी गेव आवर डॉग ए बोन। तो अब इस सेंटेंस में आपने क्वेश्चन पूछा व्हाट गिव यानी कि क्या दिया गया, तो दिया गया बोन दिया गया। समझ में आ रहा है? अब इस बोन को रिसीव कौन कर रहा है, तो डॉग कर रहा है, तो डॉग आपका हो जाएगा
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बोर्न हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब समझ में आ गया। तो अब इसे याद कैसे रख सकते हैं, इसे बहुत शॉर्ट तरीका है इसे याद रखने का। तो आप इसे याद कर सकते हैं, जैसे हुम से जो क्वेश्चन का आंसर मिलता है वो इनडायरेक्ट होता है, और व्हाट से जिस क्वेश्चन का आंसर मिलता है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। समझ में आ गया। चलिए अब समझ लेते हैं कि नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस क्या होता है। गाइस, जब किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है तब उसे हम नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको यहीं पर दे देता हूं। जैसे ही इज ए स्टूडेंट, ये मैंने पहले ही क्वेश्चन आपको पूछा था। अब यहाँ पर 3 प्रोनाउन है, ये तीनों क्यों नहीं हो सकता, यही क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, राइट। अब यहाँ पर ही आपका एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है। तो आपका डेफिनेशन कह रहा है कि जब नाउन या प्रोनाउन को किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट जब यूज करना हो तो वो हमेशा सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में ही लिखा जाएगा, किसी और केस में नहीं लिखा जाएगा। समझ में आया। जैसे आपका ही के अलावा हीज, हिम और हिमसेल्फ, ये तीनों सब्जेक्टिव केस में नहीं है। हीज आपका पोसेसिव है, हिम ऑब्जेक्टिव है और हिमसेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो तीनों में से कोई नहीं है। समझ में आ गया कि क्यों होगा। यहां देखिए, आई लाइक क्लासिकल म्यूजिक। अब यहां पर आई आपका सब्जेक्ट है। अब यहां पर मी नहीं हो सकता है, यहां पर माई नहीं हो सकता है। समझ में आया। ही एंड सी सोल्ड टिकट, ये एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है। दे ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड, और यहां पर दे भी आपका एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है। समझ में आ गया गाइस कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है। अब समझ लेते हैं नॉमिनेटिव या अब समझ लेते हैं आपका ऑब्जेक्टिव केस कि ऑब्जेक्टिव या एग्जीक्यूटिव केस क्या होता है। समझिए, व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट of a verb or preposition, it is said to be in the objective और executive case। देखिए, जब किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है तब हम उसे ऑब्जेक्टिव या एग्जीक्यूटिव केस कहते हैं। समझ में आया। इन द ऑब्जेक्टिव केस ए नाउन और प्रोनाउन मे बी यूज्ड एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए, यानी कि नाउन या प्रोनाउन को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज किया जा सकता है और इनडायरेक्ट के रूप में भी यूज किया जा सकता है। जैसे रवि गिव हिम ए प्राइज, तो यहां पर हिम आपका क्या हो गया, ये प्रोनाउन है लेकिन एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया गया है। प्राइज आपका क्या है, प्राइज आपका यहां पर नाउन है लेकिन यहां पर यूज किया गया है एज ए ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में हिम और प्राइज क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आया। और प्राइज क्या हो गया, प्राइज आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। हिम आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आया गाइस। अब यहीं पर आपको मैं समझा देता हूं कि डेटिव केस क्या होता है। देखिए, व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन यूज्ड एज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और प्रीपोजिशन, इट इज सेड टू बी इन द डेटिव केस। यानी कि जब नाउन या प्रोनाउन को किसी वर्ब या प्रीपोजिशन वाले सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है तब हम उसे डेटिव केस में होना समझते हैं या उसे डेटिव केस कहा जाता है। जैसे देखिए, रवि गेव हिम ए प्राइज। अब इस सेंटेंस में हिम आपका डेटिव केस में है क्योंकि हिम आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट में है ना। इनडायरेक्ट मैंने आपको पहले ही बढ़ा दिया, डायरेक्ट या और इनडायरेक्ट क्या होता है। नहीं समझ में आ रहा है तो उसे आप बार बार थोड़ा सा आप रिपीट करके देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस सेंटेंस में हिम क्या हो गया, आपका इनडायरेक्ट में है, तो इसीलिए हिम आपका यहां पर हो जाएगा डेटिव केस में। अब हम समझ लेते हैं पोसिव या जेनेटिव केस क्या होता है। देखिए, व्हेन द फॉर्म ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो पोसेशन और रिलेशन, इट इज सेड टू बी इन द पोजेसिव या जेनेटिव केस। यानी कि जब नाउन या प्रोनाउन रिलेशन शो करता है यानी कि अधिकार जब शो करता है तब उसे हम पॉजेसिव या जेनेटिव केस कहते हैं। जैसे ही इज माई ब्रदर।
अब यहां पर माई से यहां पर ब्रदर पर रिलेशन शो किया जा रहा है, अधिकार दिखाया जा रहा है कि वह मेरा भाई है। इट इज सीताज हाउस, वह सीता का घर है, तो इससे अधिकार का बोध हो रहा है। नाउन आर नॉट चेंज इन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। देखिए नाउन जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में चेंज नहीं होता है, वो सेम ही रहता है, बट इट इज चेंज इन द पोसेसिव केस, लेकिन वो पोसेसिव केस में बदल जाता है। कैसे बदलता है देखिए, राम कॉल्ड हिम, समझ में आया। अब इस सेंटेंस में राम आपका एक नाउन है जो सब्जेक्टिव केस में है, समझ में आया। अब दूसरे वाले सेंटेंस में आप देखेंगे ही कॉल्ड राम, यानी कि उसने राम को बुलाया। अब राम इस सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस में है, बदला नहीं है, एकदम सेम है, लेकिन जब इसे हम पोसेसिव केस में यूज करेंगे तो ये बदल जाएगा। जैसे दिस इज राम्स हाउस, तो राम पहले था, अब क्या हो गया राम्स हो गया, ये आपका पोसेसिव केस में हो जाएगा। समझ में आया गाइस। अब आपको सबसे पहले इस चार्ट को समझ लेना है कि प्रोनाउन, देखिए प्रोनाउन हर चीज में चेंज होता है, तो प्रोनाउन कहाँ पर कब कैसे चेंज होगा, इस चार्ट को आपको समझ लेना है, बढ़िया तरह से समझ लेना है, ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। देखिए आई, मी, ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, पोसेसिव केस माई होता है, एडजेक्टिव आपका माइन हो जाएगा। मैंने सभी को यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वोकेटिव आई ही रहता है और रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ हो जाता है। वी ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, अस, पोसेसिव आवर्स, पोसेसिव एडजेक्टिव आवर्स हो जाता है, और वोकेटिव वी हो जाएगा, और रिफ्लेक्सिव आवर सेल्फ हो जाएगा। वी ऑब्जेक्टिव यू ही होता है, पोसेसिव योर हो जाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव योर्स, ये आपका वोकेटिव केस में यू ही रहेगा, और यह योर सेल्फ हो जाएगा। ही आपका सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, और इसका पोसेसिव हीज, और पोसेसिव एडजेक्टिव भी हीज ही होता है, और वोकेटिव ही होगा, और ये आपका हिम सेल्फ हो जाएगा। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, और पोसेसिव भी आपका हर ही होता है, और पोसेसिव एडजेक्टिव हर्स हो जाएगा। वोकेटिव में सी ही रहता है, और ये हो जाता है आपका हर सेल्फ, इट हो जाएगा, और ये इट ही रहता है, ये इट्स हो जाता है, और ये इट्स ही रहता है, इट और इट सेल्फ। दे, देम, दियर, दियर्स, दे और देम सेल्फ। तो ये आपको याद कर लेना गाइस, ताकि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि प्रोनाउन हमेशा चेंज होता रहता है, अकॉर्डिंग टू जैसे सेंटेंस होगा वैसा उस हिसाब से वो चेंज होता रहता है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं पोसेसिव यानी जेंटिव केस में, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ पोसेसिव केस, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो गाइज वी शो पोसेशन बाय एडिंग एस, यानी कि हम अधिकार एस और आकर के भी हम दिखाते हैं। जैसे देखेंगे दिस इज ए राम्स हाउस, अब यानी कि एस लगा करके भी, एस लगा करके अधिकार बताया गया है, और यहाँ पर ऑफ लगा करके भी बताया गया है, यानी कि एस लगा करके भी अधिकार दिखा सकते हैं, करके भी दिखा सकते हैं। और देखिए अब एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, और जहाँ पर एस नहीं लगाना होगा वहाँ ऑफ लगा करके आपसे वो क्वेश्चन पूछ देगा। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ए टेबल्स लेग वेयर ब्रोकन बाय हिज ब्रदर। अब इस सेंटेंस में अब क्या गलत है, आपको ये एरर ऐसा दे देता है, तो आपको क्या करना है, जैसे देखेंगे कि टेबल से ये आपका नॉन लिविंग है और इसके साथ उसने एस लगाया हुआ है, जबकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये ऑफ से बनेगा, तो इसीलिए ये क्या है, ये वाला पार्ट आपका गलत है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ देगा। तो अब हम देख लेते हैं कि यूज ऑफ एस्ट्रोफी एस, यानी कि एस का यूज करके कहाँ कहाँ पर पॉजेसिव बनाया जाता है। तो पहला है आपका ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल, यानी कि मानव जाति और एनिमल्स के साथ जब वो सिंगुलर हो तब उसमें हम एस लगा करके उसे हम पॉजेसिव बनाते हैं। जैसे सीता वाज राम्स वाइफ, तो क्या होगा, यहाँ पर सीता राम की पत्नी थी, तो यहाँ पर हमने लगा करके इसे पॉजेशन बना दिया। दिस काउस टेल्स इज वेरी स्मॉल, इस गाय की जो पूंछ है बहुत छोटी है।
दूसरा है द वर्ड डिनोटिंग टाइम, यानी कि वो शब्द जिससे समय का बोध होता है उसके साथ भी एस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। जैसे आई नीड ए वीक्स लीव, यानी कि मुझे एक सप्ताह का छुट्टी चाहिए या ज़रूरत है। माई ब्रदर हैज़ ए मंथ्स वर्क, मेरे भाई के पास एक महीने का काम है। तो जिससे टाइम का बोध होता हो तो उसके साथ भी एस का यानी एस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है पोजीशन बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट है आपका वर्ड्स डिनोटिंग वेट, यानी कि जो शब्द भार दर्शाता हो यानी कि वेट दिखाता हो। इफ इट इज ए फॉलोड बाय द वर्ड वेट, लेकिन उसमें वेट वर्ड होना चाहिए तभी जो है उसके साथ एस लगेगा। जैसे ए टन्स वेट, देखिए यहां पर वेट लग करके आया है तभी यहां पर एस्ट्रोफी एस का यूज होगा। ए ग्राम्स वेट, यहां पर एस लगेगा। ये पॉइंट्स वेट, समझ में आ गया गाइस। फोर्थ रूल है आपका बाय एडिंग एस टू प्लूरल नाउन नॉट एंडिंग इन एस, प्लूरल नाउन के साथ एस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है, लेकिन कब? जब उसका एंडिंग एस से ना हो तब होगा। जैसे दीज चिल्ड्रेन्स हाउस आर वेरी बिग, यानी कि इन बच्चों का घर बहुत बड़ा है। दूसरा है दोज वुमेन्स वर्क आर वेरी डिफिकल्ट, यानी कि उस महिलाओं का काम बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट रूल है बाय एडिंग ओनली एन एस्ट्रोफी टू ए प्लूरल नाउन एंडिंग विद एस। अब यहां पर समझिए कि सिर्फ एस्ट्रोफी लगा करके हम प्लूरल बना यानी कि एस्ट्रोफी लगा करके हम इसे पोजीशन बना देंगे। कब? जब किसी नाउन का एंडिंग एस से हो। किससे हो? एस से हो। जैसे दीज बॉयज हाउस, दीज आर बॉयज हाउस। अब ध्यान देंगे यहां पर ये नाउन है और ये एस से इसका एंडिंग हो रहा है, तब हम यहां पर एस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, फिर से सिर्फ ये लगा देंगे, एस्ट्रोफी लगा देंगे, तो इसी से उसका काम चल जाएगा। समझ में आया भाई? आगे देखिए ही इज ए गर्ल्स फादर, तो यहां पर क्या किएगा? ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो आपको दोबारा एस लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहां पर एस लगा करके सिर्फ यहां पर एस्ट्रोफी लगा देंगे तो काम चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट रूल समझ लेते हैं। एस्ट्रोफी एस इज यूज लास्ट वर्ड ऑफ द कंपाउंड नाउन। देखिए एस्ट्रोफी एस का तब यूज किया जाता है खास करके कंपाउंड नाउन के लास्ट वाले वर्ड पे किया जाता है। जैसे राम इज हिज सन्स इन लॉज ब्रदर, तो यहां पर लॉ के ऊपर एस्ट्रोफी एस रहेगा। यह नहीं कि आपको यहां पर एस नहीं लगा देना है, गलत हो जाएगा सेंटेंस आपका, दूसरी जगह आपको नहीं लगाना है। यानी कि ये हो गया आपका कंपाउंड नाउन, ये आपका कंपाउंड नाउन है। अगर नाउन वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर के आप उसे देख लें, कंपाउंड नाउन, वहां पर मैंने बहुत बढ़िया तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये हो गया कंपाउंड नाउन, यानी कि कंपाउंड नाउन के लास्ट वाला जो वर्ड होता है इसी के ऊपर हम एस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्स, तो ये कहां पर? ये यहां से लेकर के ये सभी क्या है आपका कंपाउंड नाउन में आ जाएगा, तो ये इंडिया के ऊपर आपका एस्ट्रोफी एस का यूज होगा। इफ टू नाउन आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, एस्ट्रोफी एस इज यूज ऑन लास्ट वर्ड। देखिए जब दो नाउन एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हो, यानी कि एक दूसरे से क्लोज संपर्क हो, तो उसके साथ आप एस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। जैसे लॉ एंड कुश वेयर राम्स एंड सीताज सन, यानी कि लॉ कुश राम और सीता के पुत्र थे। तब ऐसा नहीं कि आप इस पे भी एस्ट्रोफी लगा देंगे और एस्ट्रोफी इस पे भी लगा देंगे, लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग रहते तब आप लगा सकते थे। लेकिन ये दोनों क्या है? राम और सीता, इन दोनों को ही पुत्र हैं। अब ये अलग होगा, ये अलग होगा, तो आपको दोनों पर लगाना पड़ेगा। समझ में आया गाइस? चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं। एस्ट्रोफी एस इज यूज्ड एनीबॉडी, एस्ट्रोफी एस का यूज एनीबॉडी के साथ, समबॉडी के साथ, नोबॉडी, एवरीबॉडी, एनीवन, समवन, नोवन, एवरीवन, इन सभी के साथ किया जाता है। लेकिन कैसे यूज किया जाएगा? ऐसे यूज आप करेंगे। एवरीबॉडीज वर्क इज रिमार्केबल, यानी कि प्रत्येक लोगों का काम काफ़ी सराहनीय है,
तो यहाँ पर स्ट्रोफी एस का यूज होगा। समझ में आया? 9th है आपका रूल नंबर 9, इफ इल्स कम्स आफ्टर एनीबॉडी समबडी इज यूज ऑन इल्स, यानी कि एनीबॉडी और समबडी के बाद अगर इल्स अगर आता है तो उसके ऊपर हम स्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। जैसे एनीबॉडी इल्स वर्क इज नॉट गुड, यानी कि किसी भी व्यक्ति का काम अच्छा नहीं है, तो हम यहाँ पर एस का यूज करेंगे भाई। 10वां है एस इज यूज्ड इफ ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन कंसेप्शन। देखिए एस का यूज तभी भी किया जाता है स्ट्रोफी एस का जब सेंटेंस की बनावट कुछ ऐसी हो, कैसी हो, नाउन ऑफ और नाउन को, तब हम लास्ट वाले पर स्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। जैसे ए फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स, तो ए आ गया, ये आपका नाउन हो गया और फिर आपका ऑफ आ गया, फिर उसके बाद से नाउन आ गया, तो इस वाले के ऊपर हम क्या करेंगे, स्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ए हाउस ऑफ राम्स, तो ये लास्ट वाले पर स्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। नेक्स्ट समझ लेते हैं कि अब ऑफ का यूज कहाँ होता है। गाइस ऑफ का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के साथ किया जाता है, इसे लिविंग थिंग्स के साथ भी करते हैं, आगे मैं आपको बता रहा हूं। दीज चेयर ऑफ द लेग्स आर ब्रोकन, अब नॉन लिविंग जब रहेगा तो उसके साथ हम ऑफ लगा करके बनाते हैं। दीज चेयर्स लेग्स आर ब्रोकन, ऐसे नहीं बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर आपको स्ट्रोफी नहीं लगाना है, इसे जब भी आप बनाएंगे ऑफ लगा करके ही बनाएंगे, तभी जाकर के सेंटेंस आपका सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अनदर एग्जाम्पल आप देखिए, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, इसको ऐसे नहीं बनाना है, पटना इज बिहार्स कैपिटल, गलत हो जाएगा सेंटेंस आपका। ह्यूमन बीइंग और एनिमल और नॉन लिविंग, यानी कि अगर ये तीनों सेंटेंस में हो, यानी कि कोई व्यक्ति आ जाए और जानवर और नॉन लिविंग दोनों अगर एक साथ रहे, तो आपको क्या करना है, इन दोनों के साथ आपको यूज कर देना है। ऑफ का यूज ह्यूमन के साथ भी होगा, एनिमल के साथ भी होगा और नॉन लिविंग के साथ भी होगा, यानी कि द हाउस ऑफ राम ऐसे भी आप बना सकते हैं, या राम्स हाउस ऐसे भी आप बना सकते हैं, ये आपका गलत नहीं होगा। लेकिन इसे आप ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे इस टाइप से नहीं बनाएंगे, गलत हो जाएगा। समझ में आ गया गाइज? तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि केस क्या होता है और ये कितना इंपॉर्टेंट है गाइज। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और एक कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग।